मातरम, आप सभी को वेलकम टू माय स्टडी पाथ चैनल। आज हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री को हम समझेंगे। ज्योमेट्री है क्या? ज्योमेट्री का बहुत ही वास्ट फील्ड है और ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में हम ज्यामिति कहते हैं, ज्यामिति। लैटिन वर्ड में नहीं कहते हैं जियोमेट्रॉन। ये वर्ड अपने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट के साथ साथ यूटिलाइज भी हैं। जियो को हम जियो फिजिक्स जियो पॉलिटिकल में पढ़ते हैं। इसको हम अर्थ के नाम, अर्थ होता है हमारी धरती, और मेट्रॉन ये जो है इसको हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं, अर्थात हम लोग मेजरमेंट करेंगे। बिना मेजरमेंट के हम कोई भी चीज़ को एग्जैक्टली बता पाना, समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल या चुनौतीपूर्ण होता है। अब हम पुराने टाइम में देखे हैं बहुत सारी बिल्डिंग, गिजा का पिरामिड, वंडरफुल आश्चर्य बनी हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है जो चीन की दीवार है, हमारा ताजमहल, बहुत सारी जो भी मोन्यूमेंट बिल्डिंग दिखी हैं वो अपने में एक प्रशंसनीय है और साथ साथ उनकी इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर बहुत ही कमाल की है। वो चीज़ कैसे बनी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक लॉजिक और इंजीनियरिंग छुपी हुई है। उस चीज़ को हम क्या क्या इस चीज़ें हो सकती थी और उस कीवर्ड जो हमारे इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं उनको हम देखेंगे। बिंदु से स्टार्ट करेंगे एकदम, उसको नाम ही है पॉइंट। पॉइंट में होता है बिंदु। बिंदु के बारे में हम यह कहते हैं कि बिंदु जो होता है, जो पॉइंट होता है, वो नेवर बी डायमेंशन, वो होता है उसकी नेवर बी थिकनेस, नेवर बी लेंथ एंड विड्थ। मतलब बिंदु के पास क्या होता है, न तो चौड़ाई होती है, न तो मोटाई होती है, न ही लंबाई होती है। ये सब चीजें क्या होती हैं? नहीं होती हैं। अगला पॉइंट हमारा आएगा, जब दो बिंदु आपस में मिलकर एक रेखा या रेखा, जब दो बिंदु को हम मिलाते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो एक रेखाखंड का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम क्या कहेंगे? रेखाखंड। और इसको बहुत आराम से समझिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसको एंडिंग पॉइंट बोलते हैं। ए एंड बी का अंतिम पॉइंट है। यह एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये कभी भी बदलेगा नहीं। इसको हम सेगमेंट ऑफ लाइन भी बोलते हैं, ऑफ लाइन बोलते हैं। इसको हम रेखाखंड के भी नाम से जानते हैं। नाम से ही क्लियर है कि रेखा का यह खंड है, पार्ट है। रेखा का यह एक तरह का पार्ट इज अ पार्ट ऑफ द लाइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द लाइन। अब हम पढ़ेंगे लाइन क्या है। तो आप समझिए, मान लीजिए बहुत सारे रेखाखंड है, यहाँ यहाँ, इन सारे रेखाखंड को आपस में मिला दिया, सबको मिला दिया, इस तरह से मिला दिया। मिलाने के बाद हमने यह देखा कि लाइन में क्या हुआ, बहुत सारे बिंदु भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे क्या हैं, रेखाखंड भी हैं, और क्या क्या है, इस तरह की बहुत सारी चीजें जब मिलती हैं तो क्या बनती है? रेखा का फॉर्मेशन करती, लाइन बनती है। A line has so many segment of lines and a line has so many point. लाइन में बहुत सारी रेखाखंड अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे रेखाखंडों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे रेखा कहते हैं। और लाइन में बहुत सारे अनंत बिंदु शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसकी जो जो छोर होती है, एंडिंग पॉइंट होती है। अगर मान लीजिए ये एंडिंग पॉइंट जी को माने, तो ये जी एंडिंग पॉइंट, तो इसको हम कैलकुलेट मेजरमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह अनंत तक जो दूरी, इसकी दूरी क्या होती है? अनंत तक अपरिभाषित होती है। इसका और छोर कोई सीमा ही नहीं है, बहुत ही दूर जाएगी। समझ लीजिए आप इस चीज़ को। इसलिए लाइन जो होती है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हम लोग थोड़ा सा आलसी टाइप हम लोग ऐसे भी बना देते हैं, ये हमारी लाइन है, लेकिन हमारी ये समझ बननी चाहिए, जो लाइन है इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो हमेशा अनंत को अप्रोच करेगा। उसको मेजरमेंट करना बहुत ही टिपिकल टास्क है, हम मेजर ही नहीं कर सकते सीधी भाषा में। अब हम पढ़ते हैं अगला पार्ट। अच्छा, हम लोग बचपन में छोटे थे या कभी भी अभी भी टास्क लेके ऐसे ऐसे करते रहते थे। उसमें होता क्या है, जब टास्क जब हमको मिलता है तो हम लोग ऐसे जलाते थे स्विच ऑन करने के बाद, तो उसमें से कोई लाइट या किरण निकलती थी। ऐसे हम लोग जला के देखते थे। ये जो लाइट जो निकल रही थी यहाँ बैटरी के द्वारा, सामने जो दिख रही थी, किसी की तेज जल रही थी, किसी की मध्यम जल रही थी, इस तरह से चीजें मिल रही थी।
तो आपने ये देखा कि इसका एक पॉइंट क्या था, फिक्स था, बैटरी चलते फिक्स था, आगे ही बस लाइट जल रही थी ना, ये लाइट था। तो आपने यह देखा कि ये जो फिक्स पॉइंट है वो सामने जो आप देख रहे हैं, जो प्रकाश निकल रही है, उसी को हम किरण का नाम देते हैं। अब समझ लीजिए कि यह जो दूरी है वो अनंत तक जाएगी, ऐसे भी समझ लीजिए। किरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, यह किरण है, इसको हम लोग रे भी बोलते हैं। जैसे हम लोग सनलाइट देखे होंगे, सनलाइट में हम देखते हैं सूर्य भगवान उदय होते हैं, बहुत सारी लालिमा बिखेर देते हैं, प्रकाश आने लगता है। ठंडी में हमें इसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैं टोपी भी लगाया हूँ। और आप देख रहे हैं कि यहाँ तो पता है कि सूर्य भगवान से सनलाइट आ रही है, लेकिन कहाँ तक जाएगी, 10 to 15 किलोमीटर, बहुत पार्थिक दूरी है भाई। और पानी के अंदर भी जाती हैं, वो जाती रहती हैं। जहाँ देखिए अगर छोड़े तो प्रकाश आज दिखेगा ही, अंधेर में भी दिखेगा। अगर वहाँ पे कुछ सूर्य भगवान उदय हैं तो आप कोई पेड़ पौधा नहीं होगा। ये दूरी बहुत अनंत है। हम ये सकते कि सूर्य भगवान से दूरी आ रही है, यहाँ तक आ रही है, ये दूरी बहुत है। यह दूरी क्या है, अनंत को अप्रोच करती है। इसलिए कहा गया है कि इसका एक पॉइंट तो फिक्स रहेगा, लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, किरण बोलते हैं। ये हमारा हो गया किरण, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, दिखाने का तरीका है। अब हमारा जो इनके अलावा हम पढ़ते हैं, हाँ देखिए लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग लाइन को, जब दो लाइन, ये देखिए अगर मान लीजिए ये दो लाइन एक दूसरे के समानांतर है, मत समानांतर को समझ लेते हैं। चौथा पॉइंट होगा समानांतर लाइन या रेखा, या इसको कहते हैं पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन नाम से क्लियर है कि समान अंतर पे होंगी, इनकी जो बीच की दूरी होगी वो एक दूसरे के बिल्कुल समान होगी, समान होगी। अब देखिए यहाँ भी मैंने इस वाला डायग्राम बना दिया, क्योंकि हम लोग आलसी हैं, थोड़ा उतना अच्छा टाइम नहीं देंगे, लेकिन बहुत अच्छा नहीं बनाएगा। आप लोग हमेशा इस चीज़ को कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये एक लाइन है, एल है, ये भी एक लाइन है, दूसरी अनदर लाइन है, एम है। कहा गया है ये पैरेलल है, समानांतर है, तो कैसे होगी, ये इसलिए होगी कि देखिए यहाँ और यहाँ को, मतलब कोई भी इनके बीच में जितने भी पॉइंट हैं उसके रिस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष में जितनी भी दूसरे लाइन के सापेक्ष हम देखेंगे, जैसे कि ये एक पॉइंट के सापेक्ष में ये एक पॉइंट है, इनकी जो बीच की दूरी अगर जो भी है वो सारी जगह यहाँ पे भी इनके बीच में भी वही दूरी रहेगी। इसीलिए समान अंतर पे इनकी कहीं भी आप दो पॉइंट एक दूसरे के सापेक्ष में लेंगे तो उनकी जो दूरी है वो एकदम समान होगी। इसलिए यह क्या होती है, समानांतर रेखा। रेखा दो रेखा है, जैसे समांतर रेखाएं हो गई, ये दूरी समान मिल गई। एक चीज और इसमें बता देंगे कि ये जो रेखाएं में समानांतर ये जो दूरी होती है वो आगे भी वही दूरी मेंटेन करके रखती है। ये तो हम लोग एक छोटा सा पार्ट ही प्रेजेंट किए, कितना दिखा सकते हैं। इसलिए ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये आगे भी अगर जाएगी तो ये दूरी क्या होगी, इनके बीच की जो दूरी हुई वो एक दूसरे के समान होगी। ठीक है, अगर जब भी यह दूरी, सपोज कीजिए आपने कुछ और ले लिया, एक ऐसी रेखा ले ली, एक ऐसी रेखा ले ली। अब देखिए इनकी बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे तो कुछ ठीक थी, और यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे जो दूरियां थी वो बढ़ रही हैं आगे, और भी डिफरेंस आ रहा है। इसलिए क्या होगी, ये असमांतर लाइन होगी। क्या हो गई, असमांतर। तो अनपैरेलल कहेंगे या असमांतर रेखा कहेंगे। रेखा है ये रेखा, ये रेखा पी है तो एक ही है। असमांतर रेखा इसे कहेंगे, ऊपर वाले को समानांतर कहेंगे, यह समानांतर रेखा है। और एक रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रदर्शित हम कह सकते हैं समांतर रेखा को हम इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेलल, ये पैरेलल लाइन है, सॉरी फॉर दैट, ये तो समांतर चतुर्भुज का दिखा दिया, माफ कीजिएगा। ये होगा रिप्रेजेंटेशन, ऐसे हमने दिखा दिया तो वो हो जाएगा हमारा समानांतर लाइन। ये दिखा रहा है कि एक लाइन दूसरे क्या है, समान। अब हम समांतर असमांतर के बाद तिर्यक रेखा देख लेते हैं, ट्रांसवर्स लाइन होते हैं। इस लाइन की विशेषता ये होती है कि एक दूसरे को ये कट करती हैं, काटती हैं, तिर्यक रेखा इसे बोलते हैं। तिर्यक रेखा में होता है कटान बिंदु को, क्योंकि दो रेखाएं हमेशा एक ही बिंदु पर कट करेंगी। ये भी क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये होगा ट्रांसवर्स लाइन के भी नाम से जानते हैं।
ये देख रहे हैं कि दो लाइन है, एक दूसरे को ओ बिंदु पे कट कर रहे हैं। इसे कॉन्सेप्ट को आगे भी यूज करेंगे। फिलहाल हम संरेख बिंदु देख लेते हैं। ये क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट जिसे बोलते हैं, या लीनियर पॉइंट बोलते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, थोड़ा नाम से आइडिया लग रहा होगा ताकि है क्या। आपने अभी पढ़ा है कि लाइन जो होता है बहुत सारी, उसमें बहुत सारे बिंदु एग्जिस्ट करते हैं, विद्यमान होते हैं। तो आप एक लाइन देख रहे हैं, एक लाइन है एल, जिस पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बिंदु हैं, 2 3 4 इस तरह से बहुत सारे बिंदु अवेलेबल हैं। हम इसको समझें कि इसको हम संरेखीय बिंदु कहते हैं, अर्थात एक लाइन जिसपे दो से अधिक या 3 से अधिक बिंदु विद्यमान होते हैं उसको संरेखीय बिंदु कहते हैं। ये एक ही रेखा पे एग्जिस्ट होते हैं। अब संरेखीय बिंदु को हम कहते हैं संगामी बिंदु को हम समझ लेते हैं। अब हमारा संगामी बिंदु आ जाएगा, संगामी बिंदु जिसे हम लोग कनकरेंट पॉइंट बोलते हैं। कनकरेंट पॉइंट या संपाती पॉइंट भी बोल देते हैं, संपाती भी बोलते हैं। अर्थात जब बहुत सारी रेखाएं एक ही बिंदु पर, कैसी, एक ही बिंदु पर पास करती हैं या एक दूसरे को एक ही बिंदु पे काटती हैं, तो काटने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? जैसे कि ये रेखा है एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। यह जो इतनी रेखाएं हैं एक ही बिंदु पर कट रही हैं, रेखाओं को बोल देंगे हम संगामी रेखा। संगामी रेखा, संगामी रेखा, कनकरेंट लाइन, कनकरेंट लाइंस, क्योंकि एक रेखा है। और इस बिंदु को, ये जो बिंदु है इसको कहते हैं संगामी बिंदु, कनकरेंट पॉइंट, संगामी बिंदु। बहुत सारी रेखाएं जब एक ही बिंदु पर काटते हैं तो यह बिंदु हो गया संगामी बिंदु। और इन सारी रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? संगामी रेखाएं, क्योंकि यह एक ही जगह से पास हो रही है। मैंने आपसे कहा था कि हमने इसको यूज करेंगे। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है कोण, जिसे हम लोग एंगल भी बोलते हैं। एंगल, मैंने त्रिभुज में भी इसको बताया था कि कोण क्या होता है। कोण हमारा, देख लीजिए, जब भी कोई दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे कट कर रही है, उनके बीच एक तरह का झुकाव या डिफ्लेक्शन या स्लोप क्रिएट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कोण बोलते हैं। यही हमारा एक कोण है, को हम थीटा या इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन से दिखाते हैं। When the two lines are cut at a point, then formation of the deflection, it is also known as an angle. अगर हमारे पास ये लाइन है एल एम, ठीक है, तो दूसरे को काट रहे हैं, ट्रांसवर्स लाइन भी बोल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा एंगल है, सॉरी ये हमारा एक मीटिंग पॉइंट है, यहाँ ये मीट कर रही है और एक तरह का एक कोण बना रही है। अगर इसको हम एनालाइज करें कुछ इस तरीके से ये चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। अगर हम इसका कॉमन नाम दे दें, ये ए है, ये बी है, और इसके बीच में ये एंगल मान लीजिए थीटा बन रहा है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कोण, एंगल, कोण ए ओ बी या एंगल ए ओ बी। इसको ऐसे लिखेंगे एंगल ए ओ बी। अब हम लोग थोड़ा सा भाई टाइम का अभाव रहता है, जल्दी में रहते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख देंगे एंगल ओ भी लिख सकते हैं। और या फिर ये जो थीटा है तो थीटा भी लिख देंगे। और ये कोण हमारा थीटा डिग्री में होता है, तो ये होता है, ठीक, ये थीटा है। अब हम देखिए, अब फाइनली हम कोण को बहुत अच्छा से पढ़ना होगा, तो त्रिभुज में, चतुर्भुज में और आगे जो भी विद्युत में अंतर्गत त्रिज्यीय खंड सेगमेंट में हमें कोण को डील करना होता है। और एक दूसरे का कोण पाई डिग्री में भी कन्वर्जन करना है। तो इसलिए कोण को पूरा प्रॉपर एक तरीके से पढ़ लेते हैं कि कोण की टाइप्स क्या हैं और कोण के मापन किस तरीके से करते हैं। स्टार्टिंग कर देते हैं। तो न्यून कोण यहाँ लिखिएगा, वन न्यून कोण। न्यून कोण नाम से न्यून मतलब होता है छोटा, छोटा वाला कोण। अर्थात न्यून कोण को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा कोण है जो 90 डिग्री से हमेशा कम होगा। 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा? कम। तो थीटा का मान हमेशा शुड बी लेस देन 90 डिग्री। थीटा हमेशा भी 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। ये हमारा जो थीटा है
हमेशा 90 डिग्री से उल्टा बना रहा हूँ, सॉरी, थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, उसी को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, एक और मैं डेमो करके दिखा देता हूँ। जैसे ये आपके साथ डी ए प्रोटेक्टर चांद है, इसके द्वारा हम बहुत सारे मेजरमेंट करते हैं। कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम बेस मान लेते हैं, रेफरेंस लाइन मानते हैं। ये एक लाइन है, माफ कीजिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हम रूल से या स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ही पहले ड्रॉ करते हैं। ये हमारा रेफरेंस है। गुरु जी कहते हैं भैया आप एंगल 30 डिग्री 42 डिग्री दर्शाइए, जो भी वो हमें या बुक में दिया था, तो हम इसको रखते हैं। ये हमारा इस तरह से कुछ रख देंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको माप देंगे। हाँ तो भैया ये हमारे यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री। ऊपर हम मत देखिए, क्योंकि हमारे ये रेफरेंस लाइन है, तो हम ऐसे चलेंगे। ठीक है, ऐसे तब जाके अब 30 के सामने 150 दिख रहा है, तो ये यहाँ आपको 150 होगा, उसको बाद में बात करेंगे। तो ये हुआ हमारा 30 डिग्री। तो ये पॉइंट लगा के इसका से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, फिर बता देंगे ये हमारा क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आप मेजरमेंट कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि यह एंगल भी वाकई भी, जो थीटा हमारा मान छोटा है, ये करीब 60 डिग्री के आसपास, तो ये जो 60 डिग्री होता है वो हमेशा छोटा होगा, किससे, 90 डिग्री से छोटा होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, न्यून कोण के बाद पढ़ते हैं अधिक कोण। अधिक कोण पढ़ूंगा, उसे संपूर्ण आता है, मैं एक तरीके का कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब हम यहीं पे समझ लेते हैं कि अधिक कोण क्या होता है। अधिक मतलब देख ही रहा है कि वो अधिक है, नाम में नाम ही से क्लियर है क्या है, वो अधिक है। अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक है कोण, इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल भी बोलते हैं। एक्यूट एंगल, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, माफ कीजिएगा। ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें एकदम करेक्ट है। जब हमारा कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। अब जैसे हमारा कोण क्या हुआ, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल। मेजरमेंट लाइन मेरा ये रहेगा, यहाँ से 90 प्लस ये कुछ एंगल मिल गया, ये पूरा एंगल क्या बन गया, बन गया हमारा अधिक कोण। ठीक है, यहाँ पे अगर अल्फा मान लें, ओ ए बी एंगल इस तरह का ये बनेगा कुछ, देख लीजिए, एंगल ओ बी ए ओ, ये बनाया एंगल अल्फा। एंगल बी ओ ए या ओ ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बड़ा है किससे, 90 डिग्री से। दिख ही रहा है, इसमें 90 डिग्री क्या है, समाहित है, इंक्लूडेड है, देख सकते हैं। इससे क्या है, अधिक कोण। और न्यून कोण में क्या है, ये 90 डिग्री से कम होगा, इसीलिए क्या हुआ, वो न्यून कोण होगा। त्रिभुज हो गया तो न्यून कोण त्रिभुज, जिसके सारे कोण 90 डिग्री से कम होंगे वो न्यून कोण त्रिभुज में जाता है। इससे सारे में संबंध, रिलेशन पे एसोसिएशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। आपके लिए सब कुछ सारे कोण का जो मैंने एक जगह लिख दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप एक जगह रखा रहेगा तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे, क्या क्या विभिन्नता, क्या क्या समानता भी है, रिलेशन को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। अभी एक्यूट एंगल, और इसमें देखेंगे कि ये 90 डिग्री से कम होगा, ये 90 डिग्री से ज़्यादा था, ये 90 डिग्री पे होगा, ये इसको संपूर्ण कोण कहते हैं। और संपूर्ण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इस त्रिभुज में, संपूर्ण त्रिभुज में शेष अन्य दो कोणों का योग भी 90 डिग्री होता है, और एक तो 90 डिग्री होता ही है। इसमें क्या हुआ, थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे एक ऑर्डर इंटरचेंज हो गया, पहले ये समकोण के बाद हमें ये पढ़ना चाहिए 180 डिग्री वाला। ठीक है, फिर इसके बाद ये पढ़ना चाहिए स्ट्रेट लाइन या रिजु कोण बोलते हैं, जिसे नाम से कि वो सरल कोण होगा, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं और रिजु कोण भी बोलते हैं। नाम से यहाँ पे एक आइडिया लग गया होगा, ये देखिए स्ट्रेट लाइन दिखेगी। अब मैंने इसको रेफरेंस ले लिया है, डी उठा के हम नापेंगे तो मैंने बताया कि यहाँ से एक 90 डिग्री बनता है, और जब इसी को आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से वो होता है 180 डिग्री। 90 प्लस 90 ऑलवेज 180 डिग्री बनेंगे ही। ये हो गया आपका अनदर एंगल।
ये हो गया 180 डिग्री, और ये एक सरल रेखा मिल गई आपको, इसलिए को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। ठीक है, ओके। और इसमें एक और चीज है, इसमें दो 90 डिग्री मिलेंगे आपको, ये भी आप देख लीजिए, 2 90 डिग्री मिलेंगे, एक 90 डिग्री, क्योंकि 2 90 डिग्री जब जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। हाँ, अब पढ़ लेते हैं हमारा रिफ्लेक्स एंगल, बोले तो वृहद कोण। वृहद कोण नाम से कि ज्यादा कुछ हो रहा है, वृहद कोण है भाई, रिफ्लेक्स एंगल जिसे बोलते हैं। अब वही अपना प्रोटेक्टर उठा के आप नापेंगे, मेजरमेंट कर लिए, यहाँ से ओवे से आपने एक बेस बना लिया। अब आप मापेंगे कि भाई मेरा ये कोण बताइए, वृहद कोण। ठीक है, एक चीज समझ लीजिए, ये 180 डिग्री से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, कोई कोण है, वृहद कोण हमें बताना है, और यह दिखाना है कि यह हमारा कोण जो है 180 डिग्री से ज्यादा है, दिखा लिया। लेकिन यह जो वृहद कोण है वो किसी से छोटा होगा, उसका मान 360 डिग्री होगा। था सा कॉन्सेप्ट मेरा मैराथन में, ये मैंने क्लियर भी किया था। अब आपको ये पता है कि इससे ज्यादा वो कहीं इधर ही वो बनेगा, तीसरे चौथे कोऑर्डिनेट में बनेगा, आप ऐसे भी ले सकते हो। इसका कोई नाम दे दिया, बी दे दिया। मुझे पता है कि यहाँ तक 180 डिग्री होता ही है। ठीक है, बना दिया, यहाँ तक क्या हुआ मेरा 180 डिग्री। फिर ये एक एक्स्ट्रा एंगल है, एक्स्ट्रा को हम अल्फा बोल दें। तो फाइनली ये जो कंप्लीट एंगल आपको दिख रहा है अपने रेफरेंस लाइन से, वो 180 प्लस अल्फा दिख रहा है। इसको और अच्छे से समझ लेंगे। एक हमारा रेफरेंस लाइन है, वो कुछ इस तरीके की डायग्राम है, और ये हमारे एक हो गया बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। इसका मान होगा, ये लाई करेगा 180 डिग्री प्लस 360 के बीच में लाई करेगा। और यहाँ पे इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री प्लस अल्फा हमारा कोण हो गया। अब हम पूर्ण कोण आई गया, पूर्ण कोण होल एंगल, होल एंगल को हम देख लेते हैं। होल एंगल को देखेंगे, कहाँ है सर, 6 पे, होल एंगल या पूर्ण कोण। ठीक है, इसमें कहते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण कोण नाम से पता है कि कुछ पूर्ण है, कंप्लीट है भाई सर। ये देख लेते हैं कैसे कंप्लीट है ये। अच्छा, जब हमारा कोण 360 डिग्री अर्थात 2 सरल कोण के योग के बराबर हो जाएगा तो हमें मिलता है पूर्ण कोण। देख लीजिए, ये हमारा एक रेफरेंस लाइन है। अभी हम जब इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे 0 डिग्री, तो ये यहाँ से बन गया 180 डिग्री। जब यही लाइन को और आगे ले जाएंगे या इसका मिरर इमेज लेंगे तो कुछ आगे बढ़ेगा, यहाँ पहुंचा, ये भी तो 180 डिग्री है। ये कंप्लीट एंगल ही हमारा होल एंगल कहलाता है, यही हमारा पूर्ण कोण कहलाता है। ये मान होगा 360 डिग्री। ये बहुत ही रोचक तथ्य है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए कंप्लीट एंगल ये 360 डिग्री कहलाएगा हमारे मानक लाइन से। ओके, इसको हम ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 सरल कोणों का योग होता है, वो कितने, ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आप लोग के आ सकता है। अब नवोदय में भी सब चीजें बहुत छोटी चीज पूछ सकती हैं कि कितने राइट एंगल को मिला के आपका होल एंगल मिलेगा। बच्चों के 36 मतलब कि 4 इसमें शामिल होंगे आपके सम को, ये फॉर्मेशन हो जाएगा 360 होल एंगल बन जाएगा। का मान 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, पूरा कोण। मान लीजिए ये आपका 90 डिग्री है, लेकिन इसमें एक अनदर एंगल है जिसका मान अल्फा है। ठीक है, और ये भी कुछ एक एंगल होगा, ये भी तो एक एंगल होगा। इन दोनों का योग कितना होगा, 90। तो मान लीजिए इस एंगल को हमने मान लिया बीटा, यदि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, अल्फा यदि अल्फा और बीटा मिला क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण कोण बोलते हैं। एक चीज और पूछता है
कि जब एक एंगल का मान दे रखा होगा, मान लीजिए एक एंगल में 23 डिग्री दे रखा है, दूसरा कोण बताइए। जब ये 23 डिग्री है, इसको पूछ रहा है, इसको दूसरा कोण निकालना भी बहुत आसानी है। हम कहें 90 माइनस पहला कोण जो फर्स्ट एंगल दे रखा है 23 डिग्री, यहाँ से हम लोग निकाल देंगे तो आ जाएगा 67 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा एंगल बीटा माने, बीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे पूरक का, अब एक संपूरक कोण है, इसका बड़ा भाई कर दीजिए। अब इस संपूरक कोण यहाँ पे 8वें नंबर पे होगा सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब इसका जो दो कोणों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, अर्थात ये स्ट्रेट एंगल से संबंधित होगा। ठीक है, अगर एक एंगल हमारे पास अल्फा है, दूसरे एंगल का मान क्या होना चाहिए, 180 माइनस अल्फा होना चाहिए। अब इसको ये कैसे आया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे आया है। अभी आपने पढ़ा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी अपने हमने जस्ट पढ़ा है, वही हमारे मानक रेखा है, जिसमें हम लोग डी लगा के क्या करते हैं, डी लगा के अगर ये पूरे लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये मान 180 डिग्री आता ही आता है। इसको हम लोग देखते हैं, 180 डिग्री आया ही आया है। अब ये 180 डिग्री आया है, ये कोण अल्फा है, तो मान लीजिए कुछ देर के लिए इस कोण को हम लोग मान लेते हैं बीटा। तो ये हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, 180 होगा, यहाँ से होता ही है। अब दूसरा कोण हमें बताना है, तो हम यहाँ से इसको इधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा 180 माइनस अल्फा, इसलिए ये भी सही है। तो इसका मतलब दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब लगे यहाँ तो रैखिक युग्म प्रमेय भी देख लेते, लीनियर पेयर थ्योरम, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। यही है, कुछ अलग नहीं है। हम ये पढ़ लेते हैं कि जब भी दो आसन्न कोणों का योग पढ़ लेते हैं, रैखिक युग्म प्रमेय, ये देखिए एलपीए भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। भाई हम लोग तो आजकल शॉर्ट फॉर्म की ज़्यादा फोकस करते हैं। एलपीए यह बताता है कि जब भी आपके दो आसन्न कोणों का मान सदैव 180 डिग्री होता है, एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं, when the sum of the adjacent angle is equal to 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कोण हो जाएगा अल्फा। अभी हम लोग इसको देखा ही था, ये हमारा अनदर एंगल हो जाएगा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, ये तो भाई होता ही होता है। और ये एडजेसेंट आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल है, तो हमें एक पता हो, दूसरा हम आसानी से निकाल लेते हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। हम पर शीर्षाभिमुख कोण पढ़ लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ लेते हैं, वीओए शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण हम पढ़ते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा ही मोस्ट अकरिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता रहता है। इसमें क्या होता है कि तिर्यक लाइन का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए ओ पे कट कर रही, ओ को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, एक लाइन है L1, एक दूसरी लाइन है M1। अब तो इनके बीच में कुछ एंगल बनते हैं, यहाँ से हम लोग देखें कि झुकाव यहाँ पे भी, यहाँ पे, मतलब 4 एंगल बनेंगे। ये तो हमें नो डाउट है, बना ही है। एक एंगल को हम लोग 1 मान लेते हैं, और इस एंगल को हम लोग क्या बोल लेते हैं, 2 बोल लेते हैं। ये कहता है कि इनके ठीक सामने का जो कोण है, इस सामने का नहीं, मतलब कि ये एंगल वही एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। वर्टिकल है, अपोजिट में, इसे कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल में इसके अपोजिट जो ये है वो क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात हम यह लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एक चीज़ तो यहाँ से हो गया, और दूसरा हो गया ये जो बच रहा है, ये एंगल इसके बराबर होगा, अर्थात 3 इक्वल टू 4, एंगल 3 इज इक्वल टू 4। ये बहुत ज़्यादा समरूपता या समागम में या ऐसे भी हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आता ही रहता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये इसके संबंधित है और ये वाला इससे संबंधित है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब पढ़ने वाले हैं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्स लाइन कट करती है, तो कुछ विशेष एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। इसको 1 बाय 1 इसमें हम देखेंगे। प्लीज आप
जरा इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा इसको कट कर रही है, तो इसमें सब कुछ दिखने वाला है। सबसे पहले हम कुछ नाम रख देते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका एक नाम रख देते हैं कोण ए, ऐसे भी लिखते हैं, और इसका एक नाम दे दे रहे हैं 2। अब जरा ध्यान से समझिए भाई लोग कि यह क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल ही कोने में बन रहा है। ये भी कोण एक कोने में बना है, ये भी है, और कुछ इस तरीके से देखिए ये यहां था और ये यहां था, मैंने इसका एक कट करके ऐसे निकाल लिया। इसको हमने क्या दिया, 1 दिया है, इसको हमने 2 दिया है। व्हाट अल्टरनेट एंगल्स, इट मींस एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, इसी को हम एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो इधर का जो कोण बनेगा, जो कोण इधर से जो बनेगा, इधर से कुछ कोण बनने वाला है, यह जो कोण का मान होगा इधर वाले कोण का मान भी लगभग इक्वल होगा, लगभग क्या एग्जैक्टली इक्वल ही होगा। ये तो था एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल इसे बोलते हैं। एकांतर कोण से आप लोगों ने बता दिया। अभी आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था रैखिक युग्म प्रमेय से, लीनियर पेयर थ्योरम से। अगर हम इसका एक नाम दे दें, इसका एक नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं 3 और इसको बोलते हैं 4। जरा गौर कीजिएगा, लिख रहा हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल है, इक्वेशन 1। ठीक, यहां से भी ऐसे लिख सकता हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 2 और ये दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, अर्थात इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। अभी आपने देखा कि एंगल 1 बराबर 2 है। जो जेड वाले स्ट्रक्चर से हम एकांतों को बहुत अच्छे से समझते हैं, कभी दिक्कत ही नहीं होगी जिंदगी भर। एक को पकड़ लो, बाकी जो बगल वाला बच जाएगा, ये बच रहा है और ये वो भी बराबर होगा, देख लीजिए आप। तो इससे आप एंगल 1, थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी कर दी, गलती ये कर दी, और यहाँ पे 2 होगा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। और एंगल 1 और 2 क्या है, बराबर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देख लीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ये भी बराबर हो गया, और ये भी हो गया एकांतर कोण, यह भी हो गया एकांतर कोण। ठीक है सर, अब तो आपने ये भी क्या प्रूफ किया है, अल्टरनेट एंगल आपने देख लिया। अब इसका एक पार्ट और बचता है, वो भी देख लेते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा, थोड़ा पकड़िएगा, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए कैसे, ये एंगल देखिए बन रहा था, अभी वो उसमें पढ़े थे ना शीर्षाभिमुख कोण में, ये इसके बराबर है, तो ये देखिए ये इसके बराबर ही होगा। इसका एक नाम देते हैं, इसका एंगल देते हैं 5। अब बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात आ रही है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। यह इसलिए वर्टिकल अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण से, यहां से हम देख ही रहे शीर्षाभिमुख कोण से इसको हमने देखा। अच्छा जी, अभी हम इसको एक नाम दे देते हैं, पूर्ण समीकरण नंबर 2 हो गया, ये 3 दे देते हैं। अभी हमने ये देखा कि एंगल 1 बराबर 2, ये है इससे एकांतर कोण से, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। क्या इसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है, बिल्कुल है,
इसलिए यहां से हम ये लिख सकते हैं फाइनली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। अब जरा इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, एंगल 2 है यहाँ पे और एंगल 5 है यहाँ पे। ये जो एंगल 2 और एंगल 5 है ये संगत कोण है, संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं सर। ये हो गया आपके कौन सा, संगत कोण, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरीके से कुछ और भी रिलेशंस बन जाएंगे, उसको भी आप हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये चीज को देखिए, इसको हम नाम देते हैं 6। सेम इसी तरह हम आगे फर्दर इसको दिखा सकते हैं, ये हम कंफर्म है एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4, संगत कोण से। यहां से संगत कोण मिल गया हम लोगों को। अभी कहानी खत्म नहीं होती है, अभी तो हम जस्ट ये चीज को समझा है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट आते हैं उनको भी देखेंगे, तभी हमें आसानी होगी और थोड़ा हमारा इंटरेस्ट भी बन जाएगा, क्वेश्चन को उड़ा ले जाएंगे ऐसे ही 9-10 से लेके आगे तक भी, उसके आगे भी ये हेल्पफुल होगी। चलिए देख लेते हैं। ये तो हमने रैखिक प्रमेय से लिख दिया था, ये चीज हो गई थी। अब कुछ और भी हो सकता है, जैसे आप देख रहे हो एंगल 1 + 3 बराबर 180 डिग्री है और 3 बराबर है 4 के, ठीक है, 3 बराबर है 4 के, 3 बराबर है 4 के, यहां से आया है। अब इस मान को हम इसमें रख देते हैं समीकरण, चूंकि कोण 3 इक्वल टू कोण 4 है, इसका हम समीकरण 1 में मान रखेंगे, इसका मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर देख लेते हैं, उसमें रखते हैं तो क्या आता है। सीधे से हम डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं, एंगल 1 तो अपनी जगह रहेगा ही, 3 की जगह हम 4 रख दे रहे हैं, 3 की जगह हम क्या रख रहे हैं, एंगल 4 रख दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ 180 ये आ गया। अब इस चीज को थोड़ा सा इसका डेप्थ में समझेंगे, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। ये देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 4, ठीक है, इसी प्रकार एंगल 2 प्लस एंगल 1 + 4 का मान यहाँ से 180 डिग्री आ रहा है, इसी प्रकार से एंगल 2 और एंगल 3 का मान भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। नहीं तो समीकरण 2 को करके देख लीजिएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एंगल 2 + 3 का मान कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। यहाँ पे बस 4 3 रखना है। अब ये जो रिजल्ट आया है ना, ये बड़े खास है। ये एकांतर कोण की इस साइड है, देखिए आपको क्या है, 2 समानांतर रेखा है, तिर्यक रेखा कट रही है, एक ही बोने एक तिर्यक रेखा की तिर्यक की रेखा हमारी कट कर रही है, एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री आता है। आ गया। देखिए 2 चीज कर रहा हूं, पहला कंडीशन में क्या कर रहा हूं, पहला एकदम समझ लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल आएगा। बस समझ लीजिए मैं ये कर रहा हूं, जब आपको कोई भी दो रेखा समानांतर है, L इज पैरेलल टू M, यहाँ पे दिख ही रहा है, वो एक तिर्यक रेखा P जो इसको कट कर रही है, कट करने दीजिए, कट करती है तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर के बने कोण का मान कितना आता है, 180 डिग्री आता है ये। अब इसका उल्टा विलोमानुपात, वो क्या कह रहा है, ये देखिए, जब कोई भी रेखा के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होंगी, समानांतर होंगी, उल्टा है। मतलब यह मान दे दिया है कि ये मान 180 डिग्री है, तो फाइनली क्या आएगा, फाइनली यह आएगा, इसके द्वारा यह आ जाएगा L इज पैरेलल टू M।
देखिए संबंध पूरा बन गया। अब ये चीज के बाद हमारा एक चीज और बच जाता है, उसका नाम है कर्व। कर्व को भी देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे इसमें, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कर्व इसलिए बता देना है कि उसका एक आइडिया होना चाहिए, आगे हेल्पफुल होते हैं। देखिए कर्व जो होते हैं ना, वो समझ लिए, जब आप पेन या पेंसिल को, जो भी आपके हाथ में है, उसको बिना उठाए, बिना क्या किए, उठाए, अगर किसी भी आकृति या कोई भी चीज बनाते हैं या लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, बिना स्केल से, ये भी देखें दो चीजें, बिना पेन उठाए और दूसरा बिना रूल के, मतलब स्केल के, तो वो आकृति जो बनाते हैं वो कर्व ही बनती है। क्योंकि अगर आप बिना स्केल के नहीं बनाएंगे तो थोड़ा उसमें स्लोप या लोप या झुकाव होगा, लोच सॉरी, थोड़ा सा उसमें झुकाव बनता ही है, थोड़ा सा उसमें झुकाव आता है। कहीं कहीं वो हमें लगता है कि वो बिल्कुल ही क्या है, उसमें ऐसे कर लिए तो हम कहेंगे कि यार इसमें कहाँ, वो देखेंगे ध्यान से तो यहाँ से थोड़ा ये लाइन ऐसे, थोड़ा सा इसमें स्ट्रिप लेके आगे आप इस चीज़ को एनालिसिस करते ही हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस समाकलन अवकलन में ये आ ही जाता है। इसलिए आप कर्व जो होता है उसको आप समझ लीजिए वक्र बोलते हैं। इसमें खास बात यह होती है, कर्व क्या होता है, बिना पेन पेंसिल को उठाए, बिना पेन पेंसिल को उठाए ऐसा मैंने ले लिया और उसको मैंने डायग्राम बनाया, बिना रूल के, बिना दूसरी रूल या स्केल के, वो जो हमें चीज़ बनी वो हमें कर्व देगी, कर्व ए बी। अब कर्व जो होते हैं वो दो तरह से हम समझ सकते हैं, एक होता है ओपन कर्व और दूसरा होता है क्लोज कर्व। जब कर्व से हमारी आकृति बिल्कुल ही ओपन होती है, क्लोज नहीं होती है, तो उसको क्या कहेंगे, ओपन कर्व बोलते हैं। जब हमारी आकृति क्लोज हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ कर्व, तो उसको कहते हैं क्लोज कर्व। जैसे एक सर्कल देख लीजिए या एलिप्स देख लीजिए, ये क्या है, गोला स्फीयर देख लीजिए, यह क्या है, क्लोज कर्व का एग्जाम्पल है। कुछ कर्व क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब ये एक सिंपल कर्व में आएगा, सिंपल है, ऐसे है, ऐसे, ये क्या है, सिंपल कर्व में है, सिंपल कर्व। और कुछ सिंपल मतलब आसान वक्र है, और कुछ कर्व क्या होंगे हमारे, टेढ़े मेढ़े, कॉम्प्लेक्सिटी, चुनौतीपूर्ण होंगे, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसमें, तो इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स कर्व या नॉट अ सिंपल कर्व। जो आसान है उसे सिंपल, जो नहीं है वो नॉट अ सिंपल कर्व। ये क्या है, एक सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है, ये सिंपल कर्व नहीं है। यहाँ से आपको बेसिक आइडिया लग गई, इसका भी यूज करेंगे। फिलहाल अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, चतुर्भुज, और उसमें हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और जो भी इसमें डाउट या कुछ भी ट्रायंगल से संबंधित डाउट होंगे वो पूछ लेते रहिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।